वार्ता में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है 2025-26 इसको तैयार करेंगे। चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपी पीसीएस हो या समीक्षा अधिकारी हो, यूपी की जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सब में यहाँ से प्रायः प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। तो इसको हल्के में मत लीजिएगा, अच्छे से तैयार करिएगा। अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो न केवल आंसर राइटिंग मुख्य परीक्षा में, इसके साथ साथ आप निबंध में भी इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स का उल्लेख करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी जाएगी और अगर आप कहेंगे तो इसको नोट्स के द्वारा भी नोट्स के रूप में तैयार करके आपको तैयार करा दूंगा। तो वित्त मंत्री कौन है? सुरेश कुमार खन्ना, नाम याद रखिएगा। उन्होंने बजट प्रस्तुत किया है। किस डेट को किया है ये भी याद रखिएगा, 20 फरवरी को प्रस्तुत किया है। वित्तीय वर्ष कौन सा है? 2025-26, ये भी याद रखिएगा। और इसमें इन्होंने जो बातें कही हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसमें एक बात यह है कि जो महाकुंभ है 2025 हुआ है, महाकुंभ का वर्णन ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों में है, इम्पोर्टेंट है। महाकुंभ का आयोजन कब होता है? जब बृहस्पति ग्रह मेष राशि में, चंद्रमा और सूर्य मकर राशि में जाते हैं और अमावस्या की तिथि होती है, तब महाकुंभ का संयोग बनता है, तब महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाए जाने का लक्ष्य मुख्यमंत्री जी ने रखा है और इसके लिए कितने सेक्टर पहचाने गए हैं, चिन्हित किए गए हैं? याद रखिएगा, 10 सेक्टर। फिर कहते हैं कि नीति आयोग भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014 से 15 से लेकर 2022-23 की अवधि के लिए राज्यों की राजकोषीय स्थिति के संबंध में एक रिपोर्ट जारी किया है। उसमें कहा है कि उत्तर प्रदेश जो है वो फ्रंट रनर की कैटेगरी में रखा गया है। कब से कब तक? 14-15 से लेकर 2022-23 के बीच फ्रंट रनर। और समेकित फिजिकल हेल्थ इंडेक्स की बात करें तो 2014 से 19 की अवधि में ये 37 था, जो बढ़कर 45.9 हो गया, या फिर 46% हो गया। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स किसकी बात की जा रही है? राजकोषीय जो स्थिति है, जो खजाने की स्थिति है, स्वास्थ्य है, उसमें सुधार हुआ है। 37 से बढ़कर कितना हो गया? लगभग 46%। तो 37 वाला आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन 46 वाला एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। लेकिन कभी कभी कथन के रूप में अगर क्वेश्चन बना के पूछ लेता है तो आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक तैयार करना पड़ेगा। और कहा गया है कि 2018 से 23 की अवधि में पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 14.8% से बढ़कर कितना हुआ है? 19.3%। तो पूंजीगत व्यय कितना हो गया है? 19.3%। वित्तीय वर्ष 18-19 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर व्यय 4.9% था, मतलब 5% था। वह अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 6.5%, लगभग 6.5% कर दिया गया है। लगभग 1.5% की वृद्धि हुई है, याद रखिएगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के खर्च पर। तो अब कितना हो गया है? 6.5% कुल व्यय का। देश के सभी राज्यों की स्वयं के कर की प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश जो है 11.6% की भागीदारी रखता है। इतनी भागीदारी के साथ महाराष्ट्र के बाद यूपी का दूसरा नंबर है। तो अगर कर के द्वारा आय की बात कही जाए तो सर्वाधिक पैसा कौन कमाता है कर के जरिए? तो महाराष्ट्र। यूपी दूसरे स्थान पे है। दोनों फैक्ट अच्छे से याद कर लीजिएगा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में यूपी में जो कर से प्राप्त आय है वो कितनी रही है? 10%। यहाँ पर तो कुल प्राप्ति की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर जीडीपी के संदर्भ में तो 10% कर जो है, जीडीपी का 10% प्राप्त करता है यूपी। दूसरा वाला फैक्ट आप छोड़ सकते हैं। और कहा गया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर किए गए व्यय में उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया व्यय लगातार अधिक रहा है। पीछे बता ही दिया है कितना हो गया बढ़ के? 6.5% कुल व्यय का। तो लगातार बढ़ा है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में। प्रदेश की ऋणग्रस्तता घटकर 22-23 में 30.4% रह गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2024-25 में प्रदेश की जीएसडीपी, जैसे केंद्र के स्तर पर पूरे देश के स्तर पर जीडीपी होती है, वैसे ही राज्य के संदर्भ में जीएसडीपी होती है, याद रखिएगा। 27.51 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 2023-24 में भारत देश की जीडीपी की वृद्धि 9.6% थी, जबकि यूपी की वृद्धि दर जो है वो 11.6% रही है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर पूरे देश की वृद्धि दर कितनी थी? इकोनॉमिक ग्रोथ 9.6%, जबकि यूपी की 11.5%। दोनों ही फैक्ट याद रखने हैं। प्रति व्यक्ति आय को वर्ष 2023-24 में
हम कितना लेके गए हैं 2023-24 में 93,514। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फैक्ट भाई, एकदम अच्छे से रट लेना। 93,514 प्रति व्यक्ति आया है यूपी के व्यक्ति की। बजट का आकार याद रखना है 8,08,736 करोड़ और 6 लाख रुपए। यदि ऐसे पूछ दे तब आप कर देना, या फिर इस तरह से पूछ ले तब भी याद रखिएगा। और कहा गया है कि ये पिछले बजट से कितना परसेंट अधिक है, तो 9.8% अधिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है। बजट में पूंजीगत परिव्यय कुल बजट का 20.5%, 20.5% है। पूंजीगत परिव्यय कहाँ खर्च होता है? अवसंरचना निर्माण में, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होता है। निवेश संबंधी व्यय इसमें शामिल किए जाते हैं। इस बजट के अवस्थापना विकास हेतु इस बजट में 22%, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे 22% खर्च किया जा रहा है, शिक्षा पर 13%, कृषि पर 11% और स्वास्थ्य पर 6%। सभी फैक्ट याद रखिएगा। 6% यहाँ पर दिखाया, आप पीछे दिया था 6.5%, दोनों ही आंकड़े याद रखिएगा। तो बजट का आकार कितना है? 8,08,736 लाख करोड़ रुपए, या फिर 8.08 लाख करोड़ रुपए, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। और कहा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की भी स्थापना की जाएगी। जनपद मुख्यालय के 58 नगर निकायों को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय, ठीक है, आदर्श स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। कितने? 58 नगर निकाय, याद रखिएगा। और इसके लिए एक नगर निकाय पर 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कुल 145 करोड़ रुपए आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के लिए खर्च किए जाएंगे। इस तरह से भी याद रखिएगा। श्रमिक अड्डे बनवाए जाएंगे, जैसे काम खोजने के लिए जो श्रमिक होते हैं, वो आपने देखा होगा सुबह को चौराहों वगैरह पर इकट्ठा होते हैं ना, वहाँ पर पेयजल की सुविधा होती है, ना ही कोई अन्य जो मूलभूत सुविधा है वो होती है। तो इस तरह के श्रमिक अड्डे बनवाए जाएंगे। 2 अक्टूबर 2024 को जीरो पॉवर्टी अभियान शुरू किया गया था यूपी का, याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 2024 को। इसके अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत से गरीब परिवार चिन्हित किए जाएंगे और उनकी सरकार के द्वारा मदद की जाएगी। कैसे परिवार? जिनकी आय जो है 1,25,000 रुपये से कम है, तो इस आय को 1,25,000 तक लाया जाएगा सरकार के प्रयासों से। मुख्यमंत्री कृषकों की दुर्घटना बस मृत्यु या फिर दिव्यांगता की स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना जो है 14 सितंबर 2019 से लागू है। तो ये डेट याद रखिएगा। गन्ना बेचने से कृषकों को जो पैसा मिलता है वो प्रायः मिलों के द्वारा फंसा दिया जाता है। तो उससे निदान पाने के लिए 2017 में एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म प्रारंभ किया गया। तो यदि पूछ लिया जाए कि एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म किससे संबंधित है, तो गन्ना मूल्य भुगतान से संबंधित है। होता क्या है, एक खाता खोला जाता है सरकार के द्वारा, उस पर सरकार की भी नज़र होती है, किसान की भी नज़र होती है और बैंक की भी नज़र होती है। तीनों की नज़र में ये खाता होता है। इसी को एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म कहा जाता है, एस्क्रो अकाउंट कहा जाता है। होता क्या है, चीनी मिल गन्ना खरीदेगा, उसके बाद चीनी को बेचेगा, जो आय होगी उसको इसमें जमा करेगा और इसमें खाते में जमा करेगा। तो क्या होगा, किसान को भी पता होगा कि कितनी राशि आई है खाते में, बैंक को भी पता रहेगा और सरकार को भी पता रहेगा और चीनी मिल को भी, उसको तो पता ही है। तो इससे क्या होगा, चीनी मिल जो प्रायः बहाना कर देते थे कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो वो अब बहाना नहीं कर पाएंगे। नियम ये है एस्क्रो अकाउंट में कि जो भी पैसा आएगा उसमें से पहला भुगतान जो है किसानों को किया जाएगा, उसके बाद मिल अपना पैसा ले। तो एस्क्रो अकाउंट का बहुत फ़ायदा है, याद रखिएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर गठित लगभग 80,000 युवक एवं महिला मंगल दल जो हैं, उनके प्रोत्साहन के लिए खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। महिला मंगल दल क्या है? महिलाओं को सशक्त करना, खेल के क्षेत्र में, अपनी आजीविका कमाने के क्षेत्र में, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए सशक्त करना इसका उद्देश्य है। वित्तीय वर्ष 24-25 में 26 करोड़ मानव दिवस लक्ष्य के सापेक्ष, लक्ष्य से ज़्यादा मानव दिवस जो हैं सृजित किए गए हैं मनरेगा योजना के अंतर्गत। एक मानव दिवस का मतलब क्या है? एक व्यक्ति के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। तो 26 करोड़ का लक्ष्य था, लेकिन अचीव कितने किए? 27.4 करोड़ रुपए, 4 करोड़ मानव दिवस। तो मानव दिवस सृजन एवं वित्तीय प्रगति में उत्तर प्रदेश का देश में पहला स्थान है। मनरेगा योजना के अंतर्गत
2024-25 में महिलाओं की भागीदारी 42% है। ये फैक्ट आप निबंध में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 96 लाख एमएसएमई इकाइयाँ यूपी में मौजूद हैं। एमएसएमई इकाइयाँ आप सबको पता है, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइज, जैसे ईंट के भट्टे हैं, दर्जी की दुकान है, जहाँ कई लोग रोजगार पाए हुए हैं, तो वो सब एमएसएमई इकाइयाँ कहलाती हैं। नई परिभाषा इसकी जारी हुई है, आपको करंट अफेयर्स में मैंने बताया भी है। तो कुल कितनी इकाइयाँ हैं? 96 लाख। इन 96 लाख इकाइयों में कितने लोगों को रोजगार मिला है? 1.65 करोड़ लोग जो हैं रोजगार कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से यूपी देश में अग्रणी है, याद रखिएगा, पहले स्थान पे है। कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत जो पंजीकृत श्रमिक हैं, उनकी 2 बालिकाओं के स्वजातीय विवाह के लिए 55,000 रुपये दिए जाएंगे सरकार की ओर से। अंतरजातीय विवाह के लिए 61,000 रुपये। तो यहाँ पर आप इसका इस्तेमाल निबंध में भी कर सकते हैं कि सरकार किस तरह से जातिवाद को खत्म करने का प्रयास कर रही है। अगर स्वजातीय विवाह मतलब सेम जाति में विवाह हो रहा है तो 55,000 रुपये, और यदि अंतरजातीय विवाह है तो 61,000 रुपये। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है जातिवाद को खत्म करने की, लेकिन राजनीति में ठीक उल्टी स्थिति है। ये करना क्या चाहते हैं यार? निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए प्रत्येक मंडल में 360 बच्चों की क्षमता वाला एक अटल आवासीय विद्यालय स्थापित है। जैसे कांग्रेस के समय में नवोदय विद्यालय रहे हैं, वैसे ही अटल आवासीय विद्यालय वो स्थापित किए गए। इनकी क्षमता 1,000 प्रति विद्यालय करने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 9.57 करोड़ खाते खुले हैं यूपी में, और इस रिकॉर्ड के साथ देश में पहला स्थान है यूपी का। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत आप खातों की संख्या छोड़ दीजिएगा, उसमें भी पहला स्थान है यूपी का। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, दोनों ही योजनाएं दोस्त 2015 में शुरू की गई थी। जनधन योजना 2014 में शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के मामले में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। जीवन ज्योति बीमा योजना में क्या है? ये लाइफ इंश्योरेंस है, अगर मौत हो जाती है तब पैसा मिलता है। और जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, इसमें दिव्यांगता भी शामिल है, चोट के अनुसार पैसा मिलेगा। तो इसकी प्रीमियम की राशि जो पहले 12 रुपये हुआ करती थी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा की, उसको बजट में नहीं पहले ही बढ़ाया गया है। प्राय यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने सोचा आपको क्लियर करा दूँ। 12 से बढ़ाकर 20 रुपये कर दी गई है। और ऐसे ही जो जीवन ज्योति बीमा योजना की प्रीमियम राशि थी वो 436 रुपये कर दी गई है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत भी उत्तर प्रदेश का देश में उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है। देश में कुल 80 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें से 36 निजी क्षेत्र के हैं, 44 सरकारी हैं, याद रखिएगा, और 2 एम्स हैं। कभी कभी यहाँ से सीधे पूछ लिया जाता है कितने मेडिकल कॉलेज हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने में पूरे देश में यूपी का पहला स्थान है। और जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा पीपीपी मोड में, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मोड में, जनपदीय जो चिकित्सालय हैं, अस्पताल हैं, उनमें सीटी स्कैन की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। 2025-26 में गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इसका निर्माण कार्य चल रहा है, पूरा किया जाने का लक्ष्य है 25-26 में ही। और अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय ये भी पूर्ण किया जाएगा। तो सीधे नाम याद रखिएगा। और राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थापित किया जा रहा है? 25-26 में पूरा होगा वाराणसी में। तो तीनों के स्थान याद रखिएगा। गंगा एक्सप्रेस वे को सोनभद्र से जोड़ने के लिए विंध्य एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा। लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी विकसित की जाएगी, उसके लिए 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। साइबर सुरक्षा में टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क की स्थापना के लिए 3 करोड़ की व्यवस्था की गई है। तो लखनऊ वाला विशेष रूप से याद रखिएगा। शिक्षित और जो प्रशिक्षित युवा हैं उनको स्वरोजगार से जोड़कर एमएसएमई की स्थापना के लिए 2024-25 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रारंभ किया गया था। तो ये वर्ष याद रखिएगा, कब शुरू किया गया? 2024-25 में। उद्देश्य शिक्षित प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना। तो इसके लिए बजट में कितना प्रावधान किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1,000 करोड़ रुपए। हथकरघा और वस्त्र उद्योग की बात कर रहे हैं तो कृषि क्षेत्र के बाद उत्तर प्रदेश का ये सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। ये फैक्ट याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश वस्त्र पॉलिसी, गारमेंटिंग पॉलिसी, या फिर कहें कि यूपी टेक्सटाइल पॉलिसी जो है, कब आई है? 2022 में। उसके क्रियान्वयन के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
8 डेटा सेंटर पार्क की स्थापना की जाएगी यूपी में, ये भी याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति कब प्रख्यापित की गई? 2024 में प्रख्यापित की गई। 8 जो डाटा सेंटर स्थापित होंगे उनमें प्रथम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो संजय गांधी, जिसको पीजीआई भी कहा जाता है, लखनऊ में स्थापित है। आईआईटी कानपुर नोएडा परिसर में एआई क्षेत्र में एक एक्सीलेंस सेंटर स्थापित है। और केवल आईआईटी कानपुर में एक ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित है और चालू हो गया है। तो तीनों को याद रखिएगा कौन सा कहाँ है। राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 2900 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। विभिन्न जनपदों में 2100 नए राजकीय नलकूप बनाए जाएंगे। ट्यूबवेलों की बात हो रही है। गंगा को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए दूषित जल का उत्प्रवाह रोकने के लिए कुल 6700 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनकी लागत कितनी है? 14,823 करोड़ रुपए। कोल इंडिया लिमिटेड के साथ जो यूपीपीसीएल है उसने समझौता किया है एक सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए। कितनी क्षमता है उसकी? 500 मेगावाट की। कहाँ स्थापित की जाएगी? तो जालौन में। याद रखिएगा, कोल इंडिया के साथ समझौता किया है जालौन में स्थापित करने के लिए 500 मेगावाट और सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा। ऐसे ही एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ भी यूपीपीसीएल ने समझौता किया है। कहाँ पर स्थापित करेगा प्लांट? झांसी में। क्षमता कितनी होगी? 200 मेगावाट। दोनों ही आंकड़े याद रखिएगा और दोनों के ही स्थान भी याद रखिएगा। प्रदेश में सौर ऊर्जा नीति कब प्रख्यापित की गई थी? 2022 में। और इसका लक्ष्य क्या है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है? अगले 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन का लक्ष्य है यूपी सरकार का। अयोध्या शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 16 जो नगर निगम हैं और इसके साथ ही नोएडा शहर, इनको भी सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में राज्य जैव ऊर्जा नीति कब आई है? 2022 में। तो सोलर एनर्जी वो भी 2022 में और जैव ऊर्जा एनर्जी वो भी 2022 में ही प्रख्यापित की गई है। और इसके तहत 53 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। 2025-26 में 3000 सूर्य मित्रों को कौशल विकास हेतु प्रशिक्षित किया जाएगा। याद रखिएगा, सूर्य मित्र कौन से हैं? जो सोलर एनर्जी के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान रखते हैं, लोगों को जागरूक करना इनका काम है। लखनऊ के आसपास के जिलों को इकट्ठा करके स्टेट कैपिटल रीजन गठित करने का प्लान पहले से ही चल रहा है। उसको क्या कहा गया? SCR। जैसे दिल्ली NCR है वैसे ही स्टेट में SCR। तो उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन और अन्य रीजन विकास प्राधिकरण अधिनियम प्रख्यापित किया गया है। इसके लिए याद रखिएगा, मतलब एक अधिनियम लाया गया है। और जो ये SCR होगा स्टेट कैपिटल रीजन यूपी का, उसमें कितने जिले शामिल हैं? 6 जिले। एक तो लखनऊ है खुद में, दूसरा हरदोई है, तीसरा सीतापुर, चौथा बाराबंकी, पांचवा रायबरेली और छठा उन्नाव। तो याद रखिएगा ये वो जिले हैं जो लखनऊ की सीमा से लगते हैं। राज्य स्मार्ट सिटी योजना के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कान्हा गौशाला और बेसहारा पशु आश्रय योजना के लिए 450 करोड़ रुपए। 16 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं, जिनमें से 4 अंतर्राष्ट्रीय हैं। अच्छे से याद कर लीजिएगा, खूब पूछा जाता है। जेवर एयरपोर्ट जब चालू हो जाएगा तब अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्टों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। तो अभी 16 + 4 कुल मिला के 20 एयरपोर्ट संचालित हैं। जीरो पावर्टी उत्तर प्रदेश अभियान हेतु 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के लिए बजट में 34 करोड़ मानव दिवस सृजन किए जाने का लक्ष्य अनुमानित है। और बजट का आवंटन कितना किया गया है? कितनी धनराशि का बजट में आवंटन किया गया है? 5372 करोड़ रुपए। पूरी धनराशि याद रखिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत के लिए कितना आवंटन किया गया है? 4882 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु 1200 करोड़ रुपए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 2045 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश बीज स्वावलंबन नीति 2024 के अंतर्गत देश में सीड पार्क विकास परियोजना संचालित है, जिसके लिए 251 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। बीज स्वावलंबन नीति मतलब बीज बनाने में किसानों को आत्मनिर्भर करना है इसका लक्ष्य। कृषि क्षेत्र की क्षमता और कौशल विकास तथा उत्पादन वृद्धि की योजना के लिए 200 करोड़ रुपए। और विश्व बैंक से सहायता प्राप्त जो योजना चलाई जा रही है यूपी एग्रीज, उसके लिए कितना प्रावधान किया गया? 200 करोड़ रुपए अलग से।
याद रखिएगा। यूपी एग्रीज सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि किसकी मदद से चलाई जा रही परियोजना है, तो वर्ल्ड बैंक। उत्तर प्रदेश में 5 कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित हैं। प्रदेश में कुल 89 कृषि विज्ञान केंद्र संचालित हैं, ये भी याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? की जाएगी कुशीनगर में। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक है, ये भी याद रखिएगा। भारतवर्ष विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है और भारत में यूपी सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करता राज्य भी है। दोनों आंकड़े याद रखिएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो कोटा के तहत अनाज वितरित किया जाता है वो प्रति माह 8 लाख मीट्रिक टन वितरित किया जाता है, याद रखिएगा। इसको खाली जानकारी के लिए समझ लीजिए कि लोग फ्री में जो राशन लेते हैं वो इतना मिलता है। समग्र शिक्षा अभियान के लिए 666 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बहुत अच्छा आंकड़ा है, याद रहेगा, भूलोगे नहीं। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ के लिए भी बजटीय प्रावधान किया गया है। पूर्वांचल का प्रथम एवं प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल गोरखपुर में चालू कर दिया गया है। एनसीसी प्रशिक्षण एकेडमी गोरखपुर में इसका निर्माण शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आगरा में साइंस सिटी की स्थापना के लिए 25 करोड़ और वाराणसी में साइंस सिटी और नक्षत्रशाला की स्थापना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो साइंस सिटी और नक्षत्रशाला दोनों कहाँ स्थापित हो रहे हैं? वाराणसी में। प्रदेश स्तर पर खेल विश्वविद्यालय का निर्माण जनपद मेरठ में किया जा रहा है, आप सबको पता है, पहला खेल विश्वविद्यालय है। पीपीपी मॉडल पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण वाराणसी में किया जा रहा है। श्री बांके बिहारी महाराज मंदिर मथुरा वृंदावन कॉरिडोर, बांके बिहारी मंदिर आप लोग गए होंगे, तो उसके कॉरिडोर के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है भूमि क्रय के लिए। इसी 100 करोड़ में से जिन लोगों का क्षेत्र कवर होगा तो मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन निर्माण के लिए 50 करोड़ का प्रावधान है। ये आपको दोनों राशियां याद रखनी है। मिर्जापुर में जो त्रिकोणीय क्षेत्र है, कौन कौन से? माँ विंध्यवासिनी मंदिर, माँ अष्टभुजा मंदिर और माँ काली खो मंदिर, तीनों के परिक्रमा पथ के लिए 100 करोड़ रुपए भूमि खरीदने के लिए और निर्माण और विकास कार्य के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो 100 करोड़ और यहाँ निर्माण के लिए 50 करोड़। नैमिषारण्य कहाँ है? सीतापुर में है। वहाँ पर वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित है। वृक्षादन उत्तर प्रदेश में प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.96% हो गया है, याद रखिएगा। और वनावरण और वृक्षावरण में वृद्धि के मामले में यूपी दूसरे स्थान पे है। ये फैक्ट भी विशेष रूप से याद रखिएगा। और यूपी के संदर्भ में वन स्थिति रिपोर्ट पर एक वीडियो दे दूंगा, तो सारे आयाम आपके क्लियर हो जाएंगे। बाघों की संख्या जहां 2018 में 173 थी, वो 2022 में बढ़कर 205 हो गई है, पूरा याद रखिएगा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 2 गुनी हो गई है और इसके कारण पीलीभीत टाइगर रिजर्व को TX2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गोरखपुर में कैपियर रेंज के अंतर्गत रेड हेडेड गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र, देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र जो है वो स्थापित किया गया है। इसको भी हम लोग करंट अफेयर्स में पढ़ चुके हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को 1000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। तो सीधे सीधे याद रखिएगा, वृद्धावस्था अथवा किसान पेंशन योजना के तहत कितने रुपए मिलते हैं? 1000 रुपए प्रति माह। सभी वर्गों की पुत्रियों के विवाह हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, जो जनजातीय समुदाय है उनके उत्थान के लिए इस अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2024 को की गई थी, याद रखिएगा। और ऊपर हम लोग पढ़े हैं, जो गरीबी समाप्त करने का लक्ष्य है यूपी में, उस अभियान की शुरुआत भी इसी दिन की गई है। दोनों को जोड़ के याद रखिएगा। उद्देश्य इसका क्या है? 63,000 से अधिक जनजातीय बाहुल्य ग्रामों और आकांक्षीय जनपदों का विकास करना। अब देख लेते हैं वस्तु और सेवा कर GST की बात करें तो वो उसके कितने संग्रह का लक्ष्य रखा गया है? 1,30,425 करोड़ रुपए।
बजट का आकार 8,08,736 करोड़ रुपए, याद रखिएगा, ऊपर भी हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर आपको जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो है राजकोषीय घाटा खूब पूछा जाता है। 91,399 करोड़ है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.97% है। दोनों आंकड़े याद रखिएगा, परसेंट में भी और डिजिट में भी। तो इस तरह से दोस्तों हमने पूरा बजट कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और आप लोगों का सुझाव रहेगा तो इसको नोट्स के फॉर्मेट में भी आपको तैयार करा दूंगा। जैसा भी आपका विचार हो उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। राधे राधे।